श्रीमान राहुल जी तो बहुत भ्रमण करते रहते हैं, विदेश में जाते रहते हैं, पर सच्चाई सबको मालूम है कि कहाँ से फंडेड होते हैं उनके तमाम, चाइना हो, अमेरिका हो, या फिर इंग्लैंड हो, या फिर साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील वगैरह हो, सबको एक तरफ, ऑस्ट्रेलिया वगैरह सबको एक तरफ आप अगर लाएंगे और मोदी जी को एक तरफ अगर खड़ा करेंगे, तब भी मोदी जी की रेटिंग बाकी के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा है। सरकार भी लगातार कह रही है कि हम लोगों को अपने रिसोर्सेज को कंट्रोल करना चाहिए। वो कहीं ना कहीं पे दर्शाता है कि कोई भी देश आज के डेट में इस ग्लोबल इन्फ्लेशन से या फिर ग्लोबल डिफ्लेशन से अछूत नहीं है। यूएई एक बहुत इंपॉर्टेंट देश है क्योंकि उसके पास भंडार है एलपीजी गैस का और तेल का। स्वीडन पे सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित करना माननीय प्रधानमंत्री जी को। स्पेस टेक्नोलॉजी पे बहुत बड़े लेवल पे समझौता हुआ है। नेटो बहुत हद तक अंदर खाने खोखला हो चुका है। ताइवान को जिस तरह से ठेंगा प्रेसिडेंट ट्रंप ने दिखाया है अभी जिनपिंग के साथ दौरे के दौरान, ब्रिक्स का जो सम्मेलन होने वाला है भारत में, वो कहीं ना कहीं पे डी डॉलराइजेशन की तरफ या फिर कॉमन करेंसी जो ब्रिक्स करेंसी है जिस पे लगातार चर्चा चल रही है, उस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल होने वाला है। हकीकत में वो स्टैंडर्ड नहीं है डॉलर का आज के डेट में जितना दर्शाया जाता है या जितना दिखाया जाता है। प्रेसिडेंट ट्रंप की जो नीति है उसके चलते अमेरिका की तबाही मुझे बहुत निकट भविष्य में दिखाई दे रहा है। चीन ने गलवान और डोकलाम के बाद जिस तरह से थप्पड़ पड़ा चीन को, उसके बाद चीन को समझ में आ गया कि भारत के साथ डायरेक्ट वॉरफेयर करके और डायरेक्ट फाइट करके उसके लिए भी अपना वजूद को कायम रखना संभव नहीं है। अगर हम देखें एक एक करके इन सभी देशों को, तो हर देश का एक महत्व भारत के लिए क्या होगा, जिसको लक्ष्य को रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी वहां पर यात्रा पे गए हैं। नमस्कार, पांचजन्य में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक तरफ वेस्ट एशिया जल रहा है, दूसरी तरफ जो दुनिया भर की अर्थव्यवस्था है वो संकट में दिखाई दे रही है। ऐसे में कहीं पर हम देख रहे हैं कि अमेरिका और चीन मिल रहे हैं, तो वहीं भारत के प्रधानमंत्री की यूरोप के कुछ विशेष देशों की यात्रा भी सुर्खियों में बनी हुई है। क्या ये यात्रा सिर्फ एक आम यात्रा है या फिर आने वाली विश्व व्यवस्था में भारत अपनी जगह तलाशने की कोशिश कर रहा है? यूरोप भी नई साझेदारियां ढूंढ रहा है। इस यात्रा के क्या मायने हैं वो भी भारत के लिए? इस सब पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं एस के दत्ता जी, जो कि इंटरनेशनल कंजर्वेटिव एक्सपर्ट हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। एस के दत्ता जी, जब मोदी जी ने ये कहा कि आप लोग विदेश यात्राएं ना करें, और फिर जब वो विदेश यात्रा पे गए तो विपक्षी पार्टियां हों चाहे आलोचक हों, उन्होंने कहा देखिए ये तो निकल गए वहाँ पर। लेकिन जो विश्व के हालात हैं उसमें जो भारत की स्थिति है उसे देखते हुए सबसे पहले आप ये बताइए कि इस दौरे के क्या मायने हैं? आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है और मैं समझता हूँ कि इसको थोड़ा सा भौगोलिक दृष्टिकोण से बताने की बहुत आवश्यकता होगी। विपक्ष की जहाँ बात आती है, विपक्ष तो मैं समझता हूँ कि 2014 के बाद रुदाली का जो एक रोल है विपक्ष ने बहुत ही शानदार वे में अपना के रखा है। चाहे वो भारत के अंदर कोई घटनाएं हो, जैसे चुनाव वगैरह में विपक्ष की करारी हार हो, या फिर मोदी जी जब विदेश के दौरा करते हैं तो हर समय मातम मनाते हैं। विपक्ष के लोग मातम इसलिए मनाते हैं क्योंकि उनको किसी तरह का इम्पोर्टेंस मिलता नहीं है जब विदेश जाते हैं। श्रीमान राहुल जी तो बहुत भ्रमण करते रहते हैं, विदेश में जाते रहते हैं, पर सच्चाई सबको मालूम है कि कहाँ से फंडेड होते हैं उनके तमाम ट्रिप्स। आरोप बहुत लग रहा है और उसकी तो मैं समझता हूँ कि जांच होनी चाहिए कि इतने पैसा कहाँ से आता है। जिस तरह से प्राइवेट ट्रिप्स इनके फंडेड होते हैं या फिर ऑफिशियल ट्रिप्स पे तो बहुत कम ही जाते हैं, मैक्सिमम उनके प्राइवेट ही होते हैं। तो जिस हिसाब से श्रीमान राहुल जी का अक्सर एक सपना रहा है कि वो अपना कद माननीय प्रधानमंत्री जी के मुताबिक इक्वल लेवल पे लेके आए, उस पे बहुत विफल रहे हैं। तो इसलिए हाय तौबा के सिवा और रोने के सिवा कुछ है नहीं विपक्ष के पास, तो उस पे चर्चा करके वक्त बर्बाद करने वाली बात आती है। मैं समझता हूँ कि भारत का जिस तरह से उफान हो रहा है और जिस रफ्तार से भारत गति और दिशा पकड़ रही है, मैं तो कहूँगा कि 2014 के बाद से कहीं ना कहीं पे वसुधैव कुटुंबकम का पुनर्जीवन और पुनः जागरण हो रहा है। जिस तरह से भारत की भूमि
पूरे दुनिया में जानी जाती थी वासुदेव कुटुंबकम के लिए, यूनिवर्सल ब्रदरहुड के लिए, तो वो कहीं ना कहीं पे मध्यकाल में जिस हिसाब से आक्रांताओं के चलते धूमिल हुआ था, और अंग्रेज़ जब आए उस समय जिस तरह से एक स्लेवरी वाला मानसिकता देश के अंदर भर गया था बिकॉज ऑफ दिस पेनिट्रेशन बाय द इन्वेडर्स, वो कहीं ना कहीं पे एक तरह से डिटॉक्सिफाई हो रहा है। और आज जिस हिसाब से भारत का जय जयकार हो रहा है, चाहे वो दक्षिण अमेरिका कहिए, चाहे वो सेंट्रल अमेरिका कहिए, चाहे आप दक्षिण पूर्वी एशिया बोलिए, पूर्वी एशिया बोलिए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड कहिए, अफ्रीका का पूरा कॉन्टिनेंट आप अगर उठा के देखेंगे, मध्य एशिया की बात आती है, सेंट्रल एशिया की बात आती है, यूरोप की बात आती है, हर जगह पे जय जयकार भारत का हो रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी तो मैं अक्सर कहता हूँ कि वो तो अंतर्राष्ट्रीय पटल पे आज के डेट में एक इंटरनेशनल मैस्कॉट है। उनका दूसरे जितने सारे विदेश के जितने सारे आपके प्रधानमंत्री अलग अलग देशों के या फिर राष्ट्रपति हैं, उनके टीआरपी रेटिंग अगर आप देखेंगे, रेटिंग अगर देखेंगे सर्वे के हिसाब से, और प्रधानमंत्री जी का रेटिंग अगर देखेंगे, तो सारे विदेश के प्रमुख रूप से जितने सारे इम्पोर्टेंट देशों के जितने मुखिया हैं, चाहे रूस हो, चाइना हो, अमेरिका हो, या फिर इंग्लैंड हो, या फिर साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील वगैरह हो, सबको एक तरफ, ऑस्ट्रेलिया वगैरह सबको एक तरफ आप अगर लाएंगे और मोदी जी को एक तरफ अगर खड़ा करेंगे, तब भी मोदी जी की रेटिंग बाकी के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा है। कंबाइंड रेटिंग बाकी का अगर आकलन करें तो वो कहीं ना कहीं पे दर्शाता है कि भारत का स्थान क्या है आज के डेट में अंतर्राष्ट्रीय पटल पे। जहाँ मौजूदा दौरे की जहाँ बात आती है, मैं समझता हूँ कि बहुत स्ट्रेटेजिकली सोचा गया है इस दौरे को। और शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी के यूएई से हुई, उसके बाद फिर आपका स्वीडन जाना, नॉर्वे जाना, फिर इटली जाएंगे, डेनमार्क जाना, फिर आपके सॉरी डेनमार्क नहीं, नेदरलैंड्स और अंत में इटली। ये कहीं ना कहीं पे दर्शाता है कि एक बहुत सोची समझी रणनीति के हिसाब से यूएई एक महत्वपूर्ण देश मध्य एशिया का, आपने कहा कि पूरा हाहाकार मचा हुआ है मध्य एशिया पे और पश्चिम एशिया पे। यूएई हाल फिलहाल आपके ओपेक से बाहर निकल गए हैं और वो अपना खुद का रास्ता तय कर रहे हैं। तो ऐसे मौजूदा समीकरण में माननीय प्रधानमंत्री जी का वहाँ जाना और जिस तरह से उनको वेलकम किया गया है और तमाम जितने सारे समझौताएं हुए, खास करके एलपीजी को लेके, फिर आपके पेट्रोल को लेके, फिर डीजल को लेके, इसका दूरगामी इम्पैक्ट होगा ज़रूर। भारत बेशक अभी एक क्राइसिस के दौर से गुज़र रही है अंतर्राष्ट्रीय लेवल के माहौल के चलते, और आपके पश्चिम एशिया पे जिस तरह का तेल का जंग हो रहा है, उसके चलते भारत पे कहीं ना कहीं इकोनॉमी पे तो असर पड़ा है, इस पे कोई डाउट नहीं है। और जिस हिसाब से सरकार भी लगातार कह रही है कि हम लोगों को अपने रिसोर्सेज को कंट्रोल करना चाहिए, वो कहीं ना कहीं पे दर्शाता है कि कोई भी देश आज के डेट में इस ग्लोबल इन्फ्लेशन से या फिर ग्लोबल डिफ्लेशन से अछूत नहीं है। भारत भी उस पे आया है, तो समय रहते हुए ठोस कदम उठाने की बहुत आवश्यकता थी ताकि इस चीज़ को हम लोग हैंडल कर सके। और फजूल के खर्चे जो देश के अंदर, उसको एक तरह से आपका कहीं ना कहीं पे रैशनिंग करना और उसके साथ साथ नया पहल करना दूसरे देशों के साथ, जहाँ से हम लोग कहीं ना कहीं पे आयात कर सके रसायन गैस की और तेल की, और उस पे यूएई बहुत महत्वपूर्ण जगह और स्थान में है। और सऊदी अरेबिया के बाद अगर सबसे पावरफुल देश अगर मध्य पश्चिम एशिया पे अगर है तो वो यूएई है। तो और जिस तरह के समझौता हुए हैं इस दौरे के माध्यम से यूएई के साथ, लगभग 60-70 ऐसे आपके ट्रीटीज़ साइन हुए हैं, एग्रीमेंट साइन हुए हैं, जिसका एक दूरगामी इम्पैक्ट केवल इमीडिएट बेसिस पे ही नहीं, अगले 10-15-20 साल के हिसाब से अगर इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा आपको लगता है समझौता? एलपीजी पे जो आपका जो एग्रीमेंट हुआ है, और उसके साथ साथ जिस तरह से यूएई के तमाम जितने सारे कंपनीज है वो जो भारत में आके निवेश करेंगे ऑयल सेक्टर पे, और वहाँ से जिस हिसाब से भारत के लिए और ज़्यादा तेल भेजा जाएगा, यह कहीं ना कहीं पे दर्शाता है कि भारत आज के डेट में सऊदी अरेबिया और ईरान पे जो डिपेंडेंसी है उसको कम करना चाहते हैं। और वो तभी कम हो पाएगा जब दूसरे खाड़ी के देशों के साथ आदान प्रदान
और ज़्यादा डीप वे में हो। और यूएई एक बहुत इम्पॉर्टेंट देश है क्योंकि उसके पास भंडार है एलपीजी गैस का और तेल का, और उस पे भारत ने जिस तरह का समझौता अभी कर लिया है, इसकी इम्पैक्ट केवल अगले 6 महीने के अंदर नहीं दिखाई देगा, इसके साथ साथ 20, 25, 50 साल तक इसकी इम्पैक्ट दिखाई देगी। तो ये तो एक ठोस कदम हुआ। इसके बाद फिर यूरोप जाना, यूरोप पे जाके और बिल्कुल नॉर्डिक देश तमाम जितने हैं, स्वीडन हो गए, फिर आपका नेदरलैंड्स हो गए, नॉर्वे हो गए। नॉर्वे का दौरा तो ऐतिहासिक है क्योंकि 43 इयर्स बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री जा रहे हैं। लास्ट गए थे मिसेस इंदिरा गांधी और आज मोदी जी जा रहे हैं। स्वीडन पे सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित करना माननीय प्रधानमंत्री जी को, ये तो मुझे कहीं ना कहीं पे लगता है कि मोदी जी के लिए आज के डेट में गुल्ली डंडा वाला खेल की तरह हो गया है इंटरनेशनल अवार्ड्स पाना, क्योंकि जिस हिसाब से हर देश कहीं ना कहीं पे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। आई थिंक दिस इज द 31st अवार्ड माननीय प्रधानमंत्री जी को, 30th या फिर 31st अवार्ड है सिविलियन अवार्ड। इस तरह का तो अमेरिका के राष्ट्रपति को भी नहीं मिला है, इस तरह के अवार्ड। अमेरिका के राष्ट्रपति तो गुहार लगा रहे हैं, नोबेल प्राइज के लिए मांग रहे हैं, कटोरा लेके मांग रहे हैं कि नोबेल दे दीजिए। और यहाँ पे देखिए, यहाँ वही पे नॉर्वे, हाँ वही स्वीडन, और वो कहीं ना कहीं पे मतलब कि एक नॉर्डिक देश उसके हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से माननीय प्रधानमंत्री जी को सम्मानित कर रहे हैं। नॉर्वे का दौरा जो अभी शुरू हुआ है, देखना होगा कि उस पे क्या क्या चीज़ें पिटारे पे खोल के आती है। अगर हम देखें एक एक करके इन सभी देशों को, तो हर देश का एक महत्व भारत के लिए क्या होगा, जिसको लक्ष्य को रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पर यात्रा पे गए हैं। अगर हम नॉर्वे की बात करें, नॉर्वे से क्या अपेक्षाएं हैं? देखिए, नॉर्वे स्वीडन की जहाँ बात आती है, नॉर्वे स्वीडन कहीं ना कहीं पे टाइडल एनर्जी को किस तरह से यूटिलाइज किया जाए मैनकाइंड के लिए और अपने पावर के लिए, उस पे आज के डेट में नॉर्वे स्वीडन नंबर 1 है। इनके पास जो टेक्नोलॉजी है टाइडल एनर्जी को लेके, और उसको किस तरह से पावर जनरेशन के लिए यूज़ किया जाए, ऐसा आधुनिक मशीनरी किसी दूसरे देश के पास नहीं है जो नॉर्वे और स्वीडन के पास है। तो टाइडल एनर्जी को लेके महत्वपूर्ण समझौता होने वाला है। स्वीडन के साथ ऑलरेडी हुआ है, नॉर्वे के साथ भी होगा। इसके साथ साथ आपके हाइड्रोजन फ्यूल, ग्रीन फ्यूल जिसको बोले, ग्रीन फ्यूल पे महत्वपूर्ण समझौता हुआ है आपके नेदरलैंड्स के साथ, हॉलैंड के साथ, फिर स्वीडन के साथ और नॉर्वे के साथ भी होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ग्रीन फ्यूल के बारे में अक्सर बोलते हैं और कहते हैं कि हमें 2047 तक जब अमृतकाल होगा विकसित भारत का, तब तक मतलब 33% एनर्जी रिक्वायरमेंट हाइड्रोजन फ्यूल से होनी चाहिए या फिर ग्रीन फ्यूल से। और उस पर जो टेक्नोलॉजी की जो आवश्यकता थी, वो टेक्नोलॉजी का भंडार आपके हॉलैंड के पास है, नॉर्वे के पास है, स्वीडन के पास है। इसके साथ साथ फॉर सिविलियन यूज़ एंड फॉर वेरी आपके नॉन पॉल्यूटिंग यूज़ के लिए जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है ना, जो सिविलियन यूज़ के लिए है, उस पे भी कहीं ना कहीं पे समझौता हुआ है दोनों देशों के साथ। नॉर्वे के साथ भी होने वाला है। स्पेस टेक्नोलॉजी पे बहुत बड़े लेवल पे समझौता हुआ है, जिन सब चीज़ की बहुत आवश्यकता है। और केवल वहाँ के टेक्नोलॉजी यहाँ नहीं, भारत के टेक्नोलॉजी भी जाएगा। इसरो को कहीं ना कहीं पे एक फुट होल्ड मिलने वाला है आज के डेट में नेदरलैंड्स पे और स्वीडन पे। नेदरलैंड्स और स्वीडन पे तो ऑलरेडी इसरो का प्रोजेक्ट चल रहा है, नॉर्वे पे भी चल रहा है। इसको और कैसे विस्तार किया जाए, इन सब चीज़ों पे समझौता हुआ है। इसके साथ साथ एजुकेशन के सेक्टर पे, हायर एजुकेशन के सेक्टर पे किस तरह से जॉइंट कोलैबोरेशन हो, किस तरह से जॉइंट इनिशिएटिव हो, एक्सचेंज प्रोग्राम किस हिसाब से हो, यहाँ के स्टूडेंट वहाँ जाए, वहाँ के स्टूडेंट यहाँ पे आए, इंटेलेक्चुअल कैपिटल जिसको बोलते हैं उसकी आदान प्रदान किस तरह से हो, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक महत्वपूर्ण बिंदु मैं यहाँ पे ज़रूर छूने की कोशिश करूँगा, वो है आपका हॉलैंड को लेके। हॉलैंड जो है वो जाना जाता है आपके विंड एनर्जी के लिए। समुंदर से जो हवाएं बहती है उससे ऊर्जा बनाते हैं, और हॉलैंड का 90% ऊर्जा विंड एनर्जी से ही है। हॉलैंड मतलब विंड मिल चारों तरफ। तो वो कहीं ना कहीं पे जिस तरह से हॉलैंड ने एकदम नॉन पॉल्यूटिंग एनर्जी का इतने बेहतरीन वे में इस्तेमाल किया है अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, उसकी टेक्नोलॉजी भारत में कैसे आए, क्योंकि हमारे देश में भी तो तीनों तरफ समुंदर है। और समुंदर में कैसे टाइडल
एनर्जी और विंड एनर्जी को कैसे यूटिलाइज किया जाए पावर जनरेशन के लिए, उसके लिए जो एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए जो टिकाई भी है, मतलब कि कम दाम पे टिकाऊ बहुत, से हाँ, बहुत बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी, उस पे समझौता हुआ है। तो ये कई सारे मायने में दूरगामी है। बिल्कुल, सोलर के बाद विंड एनर्जी के ऊपर प्रधानमंत्री का भी फोकस है और शायद दुनिया का भी इस पे फोकस रहा है। लेकिन एक बात यहाँ पर मैं समझना चाहूँगी कि जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो काफ़ी तेज़ी से बदल रहा है। ट्रंप के टैरिफ वॉर के बाद हमने देखा है कि किस तरह से यूरोपीय देशों का भरोसा उनके ऊपर से उठा है, अमेरिका के ऊपर से उठा है, चाहे वो नाटो का मामला हो, टैरिफ का मामला हो। वहीं दूसरी तरफ अभी क्योंकि इधर ट्रंप वहाँ शी जिनपिंग से मिलते हैं चाइना में, आमने सामने दोनों को इस तरह से देखा जाता है कि प्रतिद्वंदी हैं लेकिन दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। और वहीं यूरोप जिसने अभी कुछ महीने पहले ही भारत के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स करी, वो अमेरिका से भरोसा तोड़ के भारत जैसे देश की तरफ देखता है। ये जो बदलती हुई तस्वीर है, क्या आपको लगता है कि अब दुनिया की शक्तियाँ और उनके ब्लॉक्स काफ़ी बदल रहे हैं? बिल्कुल, एक नया परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन रहा है, नया जियो स्ट्रेटेजिक अलायंस बन रहा है पूरे अंतर्राष्ट्रीय पटल पे, और उस पे भारत एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। मैं कहूँगा कि इट इज़ द प्राइम फोकस, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है भारत, और भारत के बिना ये इंटरनेशनल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, इंटरनेशनल अलायंस बन नहीं सकती है। भारत का जो स्ट्रेटेजिक प्लेसमेंट है एशिया प्रशांत पे, और जिस हिसाब से भारत का एक इकोनॉमिक विकास जिस हिसाब से हो रहा है, और लगातार जिस तरह की रफ्तार भारत पकड़ रही है आर्थिक दृष्टिकोण से, फाइनेंशियल जगत पे जिस तरह का डंका बज रहा है भारत का, वो कहीं ना कहीं पे सारे देशों को समझ में आ रहा है। और आपने मदर ऑफ ऑल डील्स के बारे में आपने कहा है, यूरोपियन यूनियन के साथ ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है जो अपने आप में ऐतिहासिक है, और यूरोपियन यूनियन ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है अमेरिका को ठेंगा दिखाते हुए, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप तो अंत तक कोशिश की है कि ये डील ना हो, और उसके बाद डील हो जाना, उससे पहले आपके यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना, जिसको अमेरिका ने बहुत कोशिश किया था धूमिल करने की, ये कहीं ना कहीं पे दर्शाता है और दिखाता है कि आज के डेट में नेटो बहुत हद तक अंदर खाने खोखला हो चुका है, और यूरोपियन यूनियन कहीं ना कहीं पे एक नया अलायंस की परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के लिए तलाश में है, और उस पे उसको लगता है कि भारत इम्पोर्टेंट केंद्र बन सकता है, नॉट चाइना, क्योंकि चाइना के साथ यूरोप का कहीं ना कहीं पे एक ऐतिहासिक एनिमोसिटी है, और प्रेसिडेंट ट्रंप की तरह जाके नील डाउन हर कोई कर नहीं सकता है। चीन के सामने जिस तरह से जाके घुटने टेके हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, वो शायद किसी यूरोप के स्वाभिमानी राष्ट्रपति के लिए संभव नहीं है, या फिर प्रधानमंत्री के लिए संभव नहीं है। यूरोप का एक ऐतिहासिक एक वार रहा है, इकोनॉमिक और फाइनेंशियल वार चीन के साथ। तो चीन को काउंटर करने के लिए दूसरा मजबूत देश कौन सा है जो एशिया प्रशांत पे हो, और जो डेमोक्रेटिक भी हो, और मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी हो, और बहुत मजबूत डेमोक्रेसी हो, उस पर सीधा सीधा भारत आता है। तो नेचुरल है कि इसलिए कि एक नया परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन रहा है। इसके साथ साथ आज के डेट में जापान, दक्षिण कोरिया बहुत ज़्यादा विचलित है अमेरिका को लेके, और ख़ास करके ट्रम्प प्रशासन को लेके। तो दक्षिण कोरिया और जापान ने भी नया परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भारत के साथ शुरू किया है, क्योंकि इन लोगों की ऐतिहासिक दुश्मनी है चाइना के साथ। ताइवान को जिस तरह से ठेंगा प्रेसिडेंट ट्रंप ने दिखाया है अभी जिनपिंग के साथ दौरे के दौरान, वो कहीं ना कहीं पे मैसेजिंग बहुत क्लियर हो गया है कि अमेरिका के ऊपर कोई भी देश रिलाई नहीं कर सकता है। वही और मैं सोच रही थी कि आप चाहे पश्चिम एशिया देखिए, आप यूरोपीय देश देखिए, आप यहाँ साउथ एशियन कंट्रीज़ को देखिए, जैसे हम ताइवान की ही बात कर रहे हैं, सभी जगह पर ट्रंप की नीतियों के चलते ये इन देशों को समझ में आ गया है कि हमें अमेरिका पर से अपनी निर्भरता को कम करना है और धीरे धीरे ख़त्म कर देना है। आपको लगता है कि जो आने वाले समय में जो भारत की तरफ देखा जा रहा है, और जो अभी हालात भारत में, आर्थिक संकट तो दुनिया में है, जो भारत के हालात फिर भी बने हुए हैं, जीडीपी की बात करें, जो आईएमएफ ने कहा है कि ग्रोथ कंपैरेटिवली बेहतर है बाकी विकसित देशों से, भारत को आप क्या एक ब्राइट स्पॉट की तरह देखते हैं इसमें? बिल्कुल, ग्लोबल लेवल पे एक ब्राइट स्पॉट के हिसाब से देखता हूँ, और मैं भारत को आज के डेट में इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप को अगर आप देखेंगे तो मैं भारत को ध्रुव तारा के हिसाब से मानता हूँ, पोल स्टार के हिसाब से, जो पूरी दुनिया को रास्ता दिखाती है। तो कहीं ना कहीं पे भारत ने वो मुकाम आज के डेट में हासिल कर लिया है, और
तमाम जितने सारे ट्रेडिशनल एलाइज जो रहे हैं अमेरिका के, सब कहीं ना कहीं पे आज अमेरिका के धोखाधड़ी से परेशान है। और सबको लगता है कि अमेरिका एन मौके पे जब सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है तो उस समय अमेरिका पीछे हट जाता है या फिर डंप कर देता है। और ताइवान के साथ जो कुछ हुआ है ये कहीं ना कहीं पे जापान के लिए भी चेतावनी है, दक्षिण पूर्वी एशिया के जितने आसियन कंट्रीज़ हैं उनके लिए भी चेतावनी है, और नॉर्थ साउथ कोरिया के लिए भी चेतावनी है। तो कहीं ना कहीं पे इस चेतावनी को गौर करते हुए ये लोग नया समीकरण ढूंढ रहे हैं। और उस पे इनको लगता है कि चीन का जिस तरह का एशिया प्रशांत में दबदबा है, दादागिरी है, बुलडोजिंग जिस तरह से करता है चीन, उसको अगर कोई रोक सकता है तो वो केवल भारत रोक सकता है। मध्य एशिया, पश्चिम एशिया पे भी वही हालत है। ट्रम्प की बयान आप उठा के देखिए ना, कभी बोलता है कि ईरान के ऊपर बम फेंक देंगे, अगला दिन फिर कुछ और बात, फिर शाम तक कुछ और बात, कभी सऊदी अरेबिया को डंप कर देते हैं, कभी यूएई को डंप कर देते हैं, तो फिर दूसरे दिन फिर बोलते हैं कि वी आर बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। इजराइल आज के डेट में अमेरिका की बातें सुन नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं पे जिस तरह का खाड़ी युद्ध में जिस तरह का किरकिरी हुआ है, और उससे पहले रशिया यूक्रेन युद्ध के दौरान जिस तरह के अमेरिका की किरकिरी हुई है, उससे कहीं ना कहीं पे आज समझ में आ गया है दुनिया के तमाम महत्वपूर्ण देशों को कि एशिया प्रशांत की ही एरा है 21st सेंचुरी, और 21st सेंचुरी इज़ द एरा ऑफ भारत। आई मीन इट इज़ द गोल्डन एरा ऑफ इंडिया। और जिस तरह से आपके 18th सेंचुरी 17th सेंचुरी वॉज द एरा ऑफ ब्रिटेन, 19th एंड 20th सेंचुरी वॉज द एरा ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आज के डेट में 21st सेंचुरी इज़ द एरा ऑफ एशिया पैसिफिक डिवीज़न, और उस पे भारत इज़ ए फोकल पॉइंट। तो इस तरह का चीज़ों को समझते हुए मैं तो दूरगामी वे में अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है कि नेटो के देशों का भारत के साथ और उसके साथ साथ तमाम जितने सारे इम्पोर्टेंट जो एशिया प्रशांत के देश हैं वो सब लामबंद होकर कहीं ना कहीं पे एक नया स्ट्रेटेजिक इक्वेशन डेवलप हो रहा है। और मुझे लगता है कि शायद अगला 10 साल के अंदर एक यूरोपियन नेटो, एशियन नेटो की तैयारी होगी, और उसका जो लीडरशिप का जो मार्गदर्शन है ना, या फिर लीडरशिप की जो वो है आपके पास जो रोप है, वो कहीं ना कहीं पे भगवान कृष्ण की तरह पूरे दुनिया को भारत दिखाएगी। इंडिया विल प्ले दैट इम्पोर्टेंट रोल, और अमेरिका इसी चीज़ से परेशान हो गई है। आपने जो भारत की उजली तस्वीर दिखाई उसमें एक आशंका के कुछ बादल नजर आते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि अगर हालात नहीं बदले तो दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। ये दुनिया एक वाकई में एक वैश्विक संकट की में प्रवेश करती हुई साफ साफ नज़र आ रही है। ये जो दशकों की उपलब्धियों पे पानी फिरने का डर है, ये क्यों है, और इस डर से भारत को कैसे निकलना होगा? मैं समझता हूँ कि इस देश में कहीं ना कहीं पे ये एक धार्मिक देश है, और जिस तरह के भगवान शिव और माता रानी का आशीर्वाद है इस देश के ऊपर, भारत ऐसे बहुत सारे संकट को फेस किए हैं पहले, और बहुत सारे संकट से सक्सेसफुली बाहर निकले भी हैं भारत। और आप याद कीजिएगा जब हम लोगों ने पोखरण 2 किया था, पोखरण 2 करने के बाद सारे पश्चिम के देश अमेरिका के लीडरशिप के अंडर में सैंक्शंस जिस हिसाब से इम्पोज किए थे, और सब नेटो और अमेरिका ने तय कर लिया था कि भारत को ख़त्म कर देना है। पर क्या ख़त्म कर पाए भारत को? 60 दिन 75 डेज़ के अंदर ही इन लोगों को अपना सैंक्शंस विड्रॉ करना पड़ा, और उसके बाद एकदम पूरा भारत के साथ नया स्ट्रेटेजिक इक्वेशन तैयार किए, क्योंकि इनकी इकोनॉमी चरमरा गई थी। हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, ये जो पावरफुल मिडिल क्लास है ना, जो आज के डेट में अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और मीडियम मिडिल क्लास और रिच को मिला के अगर मैं देखूं तो ये जो 140-45 करोड़ की जो संख्या है पॉपुलेशन की, उस पे से कम 100-110 करोड़ के आसपास है जो इस वर्ग से बिलोंग करते हैं, और इनके पास जो हथियार है वो परचेसिंग पावर पैरिटी या परचेसिंग पावर कैपेसिटी, जिस हिसाब से भारत पूरा दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बना है आज, वही हम लोगों का सबसे बड़ा
हथियार है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब ये बात कहा कि इस संकट से अगर नहीं निकलते हैं तो 10 साल की जो मेहनत रही है वो धूमिल हो जाएगा, वो इसलिए इन्होंने कहा है क्योंकि मैं समझता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी आगे के 10 साल में क्या हालत होने वाला है इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं और इसीलिए लगातार मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया के बारे में फोकस कर रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि जितना ज़्यादा हो सके भारतीय सामान खरीदिए, भारतीय चीज़ें पहनिए और कम से कम विदेश के वस्तुओं को इस्तेमाल करना बंद कीजिए। अभी जो यूरोप में गए हैं, यूरोप में भी आज भी कल जो स्वीडन पे जब इनकी शिखर वार्ता हुई है या फिर उससे पहले जब हॉलैंड पे इनकी शिखर वार्ता हुई है, यूएई पे जब शिखर वार्ता हुई है, आज जो नॉर्वे पे होगा, एक प्रमुख केंद्र माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पीच का रहा है मेक इन इंडिया के बारे में और भारत पे आके निवेश कीजिए अंडर द मेक इन इंडिया प्रोग्राम। तो ये कहीं ना कहीं पे दर्शाता है कि किस तरह से इस चुनौती को हैंडल करना है और मैं समझता हूँ कि हाँ, आर्थिक परिस्थिति पूरे ग्लोबल लेवल पे बहुत ख़राब है क्योंकि ट्रंप ने तो पूरे दुनिया को इन्फ्लेशन के चपेट में झोंक दिया है और पूरे दुनिया की इकोनॉमी को तबाह कर दिया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने। तो उस पे भारत भी अछूत नहीं रह सकता है क्योंकि इंडियन इकोनॉमी इज़ ऑल्सो ग्लोबल इकोनॉमी आज के डेट में। हाँ, ये ज़रूर है कि हम लोगों की इंसुलेशन जो है, हम लोग अंदर से इंसुलेटेड हैं और 70% कहीं ना कहीं पे इंडियन इकोनॉमी आज के डेट में घरेलू इकोनॉमी पे डिपेंडेंट है और ये जो मिडिल क्लास है, इतना विशाल संख्या है, ये मिडिल क्लास अगर लामबंद हो जाता है तो भारत इससे भी खतरनाक संकट से बाहर निकल सकती है और मैं समझता हूँ कि सबसे पहले कोई देश अगर इस संकट से बाहर निकलेगा तो वो भारत ही होगा। हमने कोरोना के टाइम पे भी देखा था कि भारत किस तरह से निकला था, लेकिन एक जो सबसे ज़्यादा चिंता का विषय आम लोगों को भी समझ में नहीं आता, रुपया जो गिरता जा रहा है उसको लेकर इंटरनेशनल मार्केट में जिस तरह से कीमतें बढ़ रही हैं और भारत के रुपए का जो हाल हो रहा है, क्या वो वाकई में इतना चिंताजनक है जितना कि आलोचक बोलते रहते हैं? और डॉलर हेजेमनी ये कब तक चलेगी? एक ये भी आया कि डॉलर हेजेमनी भी आने वाले समय में टूट सकती है, क्या उससे भी फर्क पड़ेगा? बिल्कुल, ये लगातार बातचीत हो रही है डी डॉलराइजेशन की। मेरे काफ़ी सारे इंटरव्यूज हुए हैं डी डॉलराइजेशन को लेके और उस पर मैं समझता हूँ कि ब्रिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका अदा निभाएगी और अब जो इस साल ब्रिक्स का जो सम्मेलन होने वाला है भारत में, वो कहीं ना कहीं पे डी डॉलराइजेशन की तरफ या फिर कॉमन करेंसी जो ब्रिक्स करेंसी है जिस पे लगातार चर्चा चल रही है, उस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल होने वाला है। चाइना भी डॉलर को लेके परेशान है, रूस भी परेशान है, आपके यूके भी परेशान है, यूरोपियन यूनियन भी परेशान है, भारत भी परेशान है, ब्राज़ील भी परेशान है। दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं है जो डॉलर को लेके परेशान नहीं है। मैं समझता हूँ कि डॉलर की जो पैरिटी है अंतर्राष्ट्रीय करेंसीज के साथ, वो कहीं ना कहीं पे इन्फ्लेटेड है। हकीकत में वो स्टैंडर्ड नहीं है डॉलर का आज के डेट में जितना दर्शाया जाता है या फिर जितना दिखाया जाता है और ये कहीं ना कहीं पे ये दोनों करेंसी के साथ ये है, चाहे वो स्टर्लिंग पाउंड के साथ हो यूके के, चाहे वो डॉलर के साथ हो। और मैं समझता हूँ कि जिस दिन दूसरे देश अपने कॉमन करेंसी के हिसाब से बात करना शुरू कर देंगे या फिर बायलैटरल बेसिस पे जो खुद के करेंसी पे ट्रेड करना शुरू कर देंगे, भारत आज के डेट में रूस के साथ रूबल पे ट्रेड कर रहे हैं, ईरान के साथ रियाल पे ट्रेड कर रहे हैं, तो ऐसे यूएई के साथ वहाँ के जो करेंसी है उसके साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो लगातार इस हिसाब से चीज़ें फैल रही है पूरी दुनिया भर में और मैं मानता हूँ कि जब बायलैटरल करेंसी पे ट्रेड जब शुरू हो जाएगा उसका एक खतरनाक इम्पैक्ट डॉलर के ऊपर पड़ने वाला है और अमेरिका इस चीज़ को लेके विचलित है और इसीलिए हर तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। वार इकोनॉमी जिसको मैं कहता हूँ, हर तरह के हथकंडे वार के बेसिस पे, ताकि दबा के किसी भी तरह से अपना साम्राज्य को बरकरार रखे। पर कब तक? ये अभी नहीं तो 10 साल के अंदर तो टूटेगा और जिस दिन टूटेगा उस दिन अमेरिका की इकोनॉमी तबाह हो जाएगी और तहस नहीं। अंदरूनी हालात तो अभी भी अच्छे नहीं है, वहाँ बहुत खतरनाक है अंदरूनी हालत। वहाँ आज के डेट में अमेरिका मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट से गुजर रही है और स्काई रॉकेटिंग इन्फ्लेशन है अमेरिका में। तो ये अगर चलता रहा और प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो नीति है उसके चलते अमेरिका की तबाही मुझे बहुत निकट भविष्य में दिखाई दे रहा है।
लास्ट में मैं आपसे ये पूछूंगी कि ये जो यूरोप दौरा प्रधानमंत्री कर रहे हैं, आपको लगता है कि वैश्विक राजनीति में अब आने वाले समय में भारत की नई भूमिका तय है? बिल्कुल तय है। और अंतिम दौरा जो माननीय प्रधानमंत्री जी का होगा इस दौरे पे वो है इटली। इटली कहीं ना कहीं पे आज के डेट में आप अगर देखेंगे तो सीधा सीधा अमेरिका के विरोध में मेलोनी खड़ी हुई है। और कहीं ना कहीं पे जैसे जर्मनी ये खाड़ी युद्ध को लेके विरोध में खड़ा हुआ है, फ्रांस खड़ा हुआ है, वैसे ही इटली भी खड़ा हुआ है। तो और भारत के साथ तो ऐतिहासिक संबंध है इटली का। और वहाँ के प्रधानमंत्री मेलोनी जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के तो पर्सनल केमिस्ट्री बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा इक्वेशन है। और इटली पे जिस तरह का आपने ग्रीन एनर्जी लेके क्लीन एनर्जी को लेके जिस तरह से हाईली डेवलपमेंट में काम चल रहा है इटली पे, और उसके साथ साथ न्यूक्लियर रिएक्टर्स पे जिस तरह से इटली काम कर रही है पीसफुल मीन्स पे, मैं समझता हूँ कि इटली के साथ भी बहुत महत्वपूर्ण समझौता होने वाला है। और इटली कहीं ना कहीं पे यूरोपियन यूनियन का और यूरोपियन कमीशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट देश है। तो इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि बहुत सोच समझ के चीज़ें किया गया। नॉर्डिक देश एक तरफ और उसके साथ साथ साउथ यूरोप पे इटली एक तरफ। इससे पहले की दौरा आप अगर देखेंगे तो प्रधानमंत्री जी कहाँ गए थे? साइप्रस गए थे और फिर उसके बाद यूरोप के कुछ और देशों पे गए थे। तो ये जो जिस तरह से स्ट्रेटेजिकली चीज़ों को किया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि वो जो सपना है अमृतकाल में नंबर 1 इकोनॉमी बनाने का माननीय प्रधानमंत्री जी का मिशन 2047 के हिसाब से, और नंबर 1 देश अंतर्राष्ट्रीय पटल पे, ताकि चाणक्य की तरह दोबारा पूरे दुनिया को रास्ता दिखाए और मशाल भारती जलाए दोबारा और पूरे दुनिया को नॉलेज की प्रकाश से जय जयकार हो दुनिया में। वो भारत का जो एंशियंट एक फिलॉसफी रहा है ना, एज ए मदर ऑफ ऑल सिविलाइजेशन, वो मुझे कहीं ना कहीं पे पुनर्जागरण उस चीज़ का दिखाई दे रहा है। लेकिन और इस वासुदेव पूरी कुटुंबकम चर्चा का में एक अगर नया हम चीज़ चीन है। की बात नहीं करेंगे ना सर, तो वो अधूरा रह जाएगा। जब आप हम एशिया की बात कर रहे हो, भारत को हम एक महत्वपूर्ण प्लेयर के तौर पे देख रहे हैं और जिसकी तरफ पूरी दुनिया देख रही है, जिस तरह से हमारी चर्चा में निकल के आया चाइना, क्या वो ऐसा होने देगा? एक प्रतिद्वंद्विता है हमारे और चाइना के बीच में, क्या भारत को वो इतनी बड़ी आर्थिक शक्ति बनने देगा? क्योंकि इधर पे अगर वहाँ अमेरिका है वेस्ट में, तो यहाँ चाइना है। तो ऐसे में भारत के लिए चाइना की तरफ से भी तो चुनौती हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। और कहीं ना कहीं पे कौटिल्य नीति माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बेहतरीन वे में उन्होंने लागू किया है। योर फ्रेंड्स एनिमीज माय फ्रेंड, ये जो नीति है ना कौटिल्य अर्थशास्त्र का, वो अगर किसी व्यक्ति ने 21st सेंचुरी पे अगर पूरे दुनिया पे अगर लागू किया है तो वो माननीय प्रधानमंत्री जी है। और इसीलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को मॉडर्न विवेकानंद और मॉडर्न कौटिल्य कहता हूँ। दोनों की मिश्रण है वो फिलॉसफिकल भी है और वो बेहतरीन कूटनीतिक के चाणक्य भी है। और चाइना परेशान अगर है तो अमेरिका से परेशान है, और ये चाइना की परेशानी अगला 50 साल तक रहेगा। अमेरिका की परेशानी चीन से अगला 50 साल तक रहेगा। और यहीं पे हथियार छुपा हुआ है, और इस हथियार को हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं, मैं समझता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी से बेहतर कोई नहीं जानता है, डॉक्टर एस जयशंकर जी से बेहतर कोई नहीं जानता है। चीन ने गलवान और डोकलाम के बाद जिस तरह से थप्पड़ पड़ा चीन को, उसके बाद चीन को समझ में आ गया कि भारत के साथ डायरेक्ट वॉरफेयर करके और डायरेक्ट फाइट करके उसके लिए भी अपना वजूद को कायम रखना संभव नहीं है। ये भारत 1962 की भारत नहीं है, जब नेहरू जी ने अक्षय चीन डाउरी में गिफ्ट में दे दिया था चाइना को। वो भारत है नहीं, ये भारत अलग तरह का भारत है। ये भारत अगर बात भी करना चाहता है तो तलवार से काटना भी जानता है, और चीन वो इसी भाषा को समझता है। जब आप आग दिखा के बात करेंगे, तलवार लेके जब आप बात करेंगे, वो तुरंत फिर लामबंद होने के लिए कोशिश करता है। और मैं समझता हूँ कि हाँ, छोटे मोटे चीज़ें चलती रहेगी, हिकअप्स चलती रहेगी, क्योंकि दोनों नेबरिंग देश हैं। पर चीन भी कतई जंग नहीं करेगा भारत के साथ, क्योंकि उसके लिए भी खतरनाक नुकसान है और भारत के लिए भी नुकसान है। और हम लोग तो शांतिप्रिय देश है, हम लोग तो जंग करते ही नहीं है। तो नेचुरल है कि चीन अपने खुद के हितों के चलते भी भारत को पुचकार के ज़रूर रखेगा।
कुछ जगहों पे अगर थोड़ा सा आग दिखाएगा, पर उसके बाद तुरंत फिर बाकी विषय को लेके पुचकारेगा, क्योंकि वो उसे मालूम है कि उसको अगर अपना वर्चस्व कायम रखना है एशिया प्रशांत में, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा चुनौती अगर कोई दे रहा है तो वो अमेरिका दे रहा है, और उसके साथ अमेरिका के जो एलाइज है दक्षिण पूर्वी एशिया और पूर्वी एशिया पे, उसको अगर न्यूट्रलाइज करना है तो भारत के साथ एक अच्छा संबंध बना के रखना ही है। और ये मैं समझता हूँ कि भारत के लिए ट्रम्प कार्ड है, और इसी ट्रम्प कार्ड से भारत कहीं ना कहीं पे अमेरिका के ट्रम्प को भी चित करेंगे और जिनपिंग को भी चित करेंगे। हाँ, ये है कि घर के अंदर जो ये जो सांप बिच्छू की जो लड़ाई चल रही है ना, और हर चीज़ पे रुदाली की तरह मातम बनाना, ये चीज़ अब शायद बंद हो जाना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि बंगाल के चुनाव के नतीजा के बाद बहुत हद तक ये चीज़ बंद हो गया है, और जनता जिस हिसाब से माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ लामबंद होकर खड़ी हुई है, वो कहीं ना कहीं पे हमारे लिए सबसे बड़ा एसेट है। बिल्कुल, बदलती दुनिया, बदलती वैश्विक परिस्थितियों के बीच में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये यात्रा काफ़ी उम्मीदें दिखा रही है। आलोचक चाहे जो भी बोले, लेकिन देश के प्रधानमंत्री अच्छी तरह से जानते हैं कि आने वाला समय कितने खतरों से भरा हुआ है और उस खतरे से बचना कैसे है। भारत की स्थिति इस समय वैसी नहीं है जो आज से 10 या 20 साल पहले हुआ करती थी, मजबूत स्थिति में, लेकिन उसे और मजबूत कैसे बनाया जाए, इस पर चर्चा है। और साथ ही साथ अमेरिका और चाइना जैसी महाशक्तियाँ भले ही एक हो रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक और दूसरी दुनिया तैयार हो रही है, जिसमें भारत जैसे देश हैं, यूरोपीय देश हैं, और एक नई शक्ति का वहाँ पर निर्माण किया जा रहा है। इस सारे खबरों पर हम नज़र रखेंगे और आपको दत्ता जी दोबारा फिर बुलाएंगे। अभी आपने इस पर चर्चा की, हमारे साथ समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।